हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल अकेडमीज ई क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल का शाब्दिक अर्थ है ग्रामीण, एडमिनिस्ट्रेशन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशासन। तो क्या मतलब हुआ इस चैप्टर का? ग्रामीण प्रशासन मतलब गांव के प्रशासन। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर बेटा है जो हम इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हम शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हुए हम प्रशासन कैसे काम करता है हमारे गांव शहर को देखने के लिए, ये दोनों चीज़ हम इन चैप्टर में जान लेंगे। तो चलिए बुक की ओर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर जो ब्लू हाईलाइट है, बच्चों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं? ऐसे कितने बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं? आपको पता है बच्चों, हमारे देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं। और अपने अपने गांव को इमेजिन करिए और देखिए सरकार क्या क्या सुविधा देती है। पानी, बिजली, सड़क इत्यादि कितने सुविधाएं हमें गांव में सरकार के थ्रू मुहैया होती है। और 6 लाख से भी ज़्यादा गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही बड़ी मशीनरी बनी हुई है जो कि काम कर रही है। मशीनरी का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल मैकेनिकल मशीन नहीं बेटा, यहाँ पे एक सिस्टम की बात हो रही है, गवर्नमेंट के सिस्टम की बात हो रही है, जो कि सब काम, जिनका काम बटा हुआ है अलग अलग। किसी का काम है कोर्ट में काम करना, किसी का काम है पुलिस स्टेशन में काम करना, किसी का काम है पटवारी का काम करना, किसी का काम कुछ, किसी का काम कुछ। तो क्या क्या हमारे गाँव में ज़रूरत पड़ती है हमें, चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो फोटो दिख रही है आप लोगों को, इस फोटो में क्या दिख रहा है ज़रा ऑब्जर्व करिए। मुझे दिख रहा है कि एक ये फ़ोटो है, ये कहीं खेत पे स्थित है। 2 लोग आपस में या तो बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। एक तीसरा बंदा पीछे से बैठ के देख रहा है, जो कि जनरली होता है, 2 लोग लड़ते हैं तीसरा देखता है आज के युग में खासकर। खैर उसके पहले उसके पीछे कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, संभवतः 2 महिलाएं हैं, 2 या 3। और ये दोनों जो लड़ रहे हैं ये खेत में हैं और दोनों के खेत के बीच में बाउंड्री खिंची हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं। मोहन इज़ अ फार्मर, हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड। बच्चा हम जब भी पढ़ेंगे, जहाँ पर भी पढ़ेंगे, आपकी उंगली वहाँ पे होनी चाहिए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं एक एक लाइन को पूरे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बावजूद कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। इसके साथ साथ मैं बीच बीच में आपको एक्सरसाइज देते रहूँगा ताकि मुझे ये पता चलते रहे कि आप लोग अटेंटिव तरीके से सुन भी रहे थे कि नहीं। खैर, Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field, which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called bund. मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास छोटी सी खेती की ज़मीन है जिसे वे कई साल से, पूरा परिवार कई साल से जहाँ पे खेती कर रहा है और अपना जीविका चला रहा है। उसके खेत के बगल पे रघु की ज़मीन है। दोनों की खेत के बीच में एक मेड़ है, मेड़ के इस पार मोहन की है, उस पार रघु की है। ठीक है, छोटी मेड़ है। ठीक, एक सुबह मोहन को ये पता चलता है, आभास होता है बच्चों कि रघु ने अपनी मेड़ खिसका ली है इस तरफ, कुछ फुट अंदर कर ली है। मतलब वैसे भी छोटी सी ज़मीन थी बेचारे मोहन की, उसकी ज़मीन और छोटी हो जाएगी और रघु की ज़मीन बड़ी हो गई। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। अपनी ज़मीन को और बढ़ा लिया। मनुष्य की चेष्टा कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। एक मिल गया तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तीसरा चाहिए। खैर, मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। मोहन को गुस्सा आया यार कि मेरी ज़मीन में क्यों खिसका लिया इसने, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। क्यों डरा हुआ था? रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड एंड बिसाइड हिज अंकल वॉज ऑल्सो सरपंच ऑफ द विलेज। रघु के परिवार के पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी और रघु के चाचा जी, अंकल जी सरपंच थे गाँव के। बट इवन सो ही plugged up the courage and went to रघु's house. ऐसा होने के बावजूद भी उसने अपने साहस इकट्ठा किया और उसने डिसाइड किया कि मैं रघु घर जाऊंगा और गया। बच्चों जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड मिल रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करके लिखते जाइए। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ मिला था बंड को अंडरलाइन करके लिख लीजिए मेड़। ठीक है, प्लग्ड अप करेज मतलब साहस इकट्ठा किया। ठीक, नेक्स्ट अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। हीटेड आर्ग्यूमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए बेटा।
गर्मा गर्म बहस, गर्मा गर्मी बातें जो भी होती है, बहस कह सकते हैं आप. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. जब मोहन वहाँ गए, रघु के यहाँ बात हुई, रघु ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं मैंने कोई मेड नहीं खिसकाई है, तुम मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हो. और गर्मा गर्म बातें होने लगी, बहस होने लगी. रघु ने अपने एक हेल्पर को बुलाया, एक सहकर्मी को बुलाया, और वो दोनों मिलके मोहन पे चिल्लाने लगे, रघु और उसके हेल्पर मिलके, और उन्होंने मोहन की पिटाई भी कर दी एंड बीटिंग हिम अप. ठीक है, ये सब कमोशन का अंडरलाइन कर लीजिए बेटा. कि इसकी आवाज़ सुनकर नेबर्स दौड़े दौड़े आए. दे रश्ड मतलब जल्दी से आए वो, है ना, और देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है और उसे बचा के ले गए. ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. मोहन को गंभीर चोटें आई थी. बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, कहाँ पर, हाथ में और सर पे. ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय हिज नेबर्स, और उससे प्राथमिक उपचार दिया गया. बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब किसी को भी चोट लग जाए कहीं पर भी आप देखो, तो उसकी जीवन बचाने के लिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास तो ले ही जाना चाहिए, लेकिन उससे उसी समय कोशिश करनी चाहिए कि हम फर्स्ट एड दे दें. फर्स्ट एड से बहुत सारी समस्याएं बचाई जा सकती हैं. प्राथमिक उपचार करना, थोड़ा बहुत जानकारी हम सबको होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी मेडिकल लाइन के हों या हम सब डॉक्टर बने. हमें हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारे दोस्तों का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का ख्याल रखने के लिए फर्स्ट एड आना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर अगर मोहन के पड़ोसियों को में से किसी एक को फर्स्ट एड नहीं आता तो मोहन का खून बहता रहता. तो उसे प्राथमिक उपचार दिया गया. मोहन को हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस, और उसका एक दोस्त जो कि गांव के एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने सजेस्ट किया कि चलो चलते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं. सजेस्टेड दैट दे गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट करते हैं. बाकी जितने मोहन के नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो लोग कंफ्यूज थे, डाउटफुल थे. क्या वो लोग श्योर नहीं थे क्या कि अच्छा आइडिया नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था, सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन. उन्हें ये लग रहा था कि रघु की फैमिली ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में खबर दे दी होगी. और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि रघु की परिवार बड़ा है, पुलिस वाले उनकी बात सुनेंगे और हमारी बात शायद ना सुने. खैर, आपको बता दूं कि पुलिस की नज़र में एक एक नागरिक बराबर होना चाहिए. कोई बड़ा छोटा किसी धर्म विशेष का प्राथमिकता मिलना ये गलत है. आगे बढ़ते हैं. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of neighbors who had seen the incident. काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ. उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएंगे अपने कुछ नेबर्स के साथ. सभी नेबर्स तो नहीं, कुछ नेबर्स के साथ मोहन पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये डिसाइड हो गया. ठीक है, रिपोर्ट करने. नेक्स्ट पेज में आ जाओ बेटा. टॉपिक है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. देखिए फ़ोटो बनी हुई है, वहाँ पे एक वर्दी में बैठे हुए हैं पुलिस वाले, और सामने मोहन बैठे हुए हैं. ये अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं, है ना. चलिए पढ़ते हैं. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन. वे लोग जब पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे, रास्ते में एक किसी पड़ोसी ने मोहन से ये कहा कि हम थोड़े और पैसे खर्च कर लेते हैं और चलते हैं, बड़े शहर चलते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन में करेंगे शिकायत. हो सकता है गाँव में ना हो हमारी, वहाँ से हमें ज़्यादा मदद मिल पाए. ऐसा उसके दिमाग में आया. क्या ऐसा होता है? आगे देखते हैं. मोहन ने रिप्लाई दिया, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क. एक्सप्लेन मोहन. तो बच्चों, मोहन ने रिप्लाई दिया कि पैसों का सवाल नहीं है, हम केस और कहीं रजिस्टर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन यही है और यही हम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं. और बिल्कुल सही जवाब दिया मोहन ने. मोहन एक जागरूक व्यक्ति था, जागरूक नागरिक था. तो बच्चों, हमारे देश में जिस तरीके से पूरे देश को प्रदेशों में बांटा गया है, स्टेट्स में बांटा गया है, उसके बाद डिविजन्स में, संभाग में बांटा गया है, उसके बाद जिलों में बांटा गया है, उसके बाद तहसील तालुका में बांटा गया है, उस तरीके से बच्चों हर छोटे छोटे एरिया को पुलिस स्टेशन के दायरों में बांटा गया है. आप कभी रोड में जाते होंगे, सड़क में आपने कभी देखा होगा, आप गांव से शहर जाएंगे तो बीच में एक बोर्ड मिलेगा आपको रोड में कि इस पुलिस स्टेशन की सीमा यहाँ से ख़त्म हो गई और अगले पुलिस स्टेशन की सीमा यहाँ से चालू हो गई. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट और नगर पालिका का दायरा भी सेम हो, पुलिस स्टेशन का एरिया अलग होता है बेटा. ठीक है, तो आप नोटिस करिएगा कि रोड के किनारे कई बार आपने देखा होगा कि इस पुलिस थाने की सीमा ख़त्म और इस पुलिस थाने की सीमा प्रारंभ. ठीक है. और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जब भी आप अमर पाटन से सतना जाएंगे, आपको बीच में एक बोर्ड मिलेगा
इटमा के पहले, जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि अमरपाटन थाना सीमा समाप्त, सतना पुलिस स्टेशन, सतना थाने सीमा प्रारंभ। तो उस सीमा के पहले जिस सीमा के अंदर, जिस एरिया के अंदर कुछ भी कंप्लेन है वो उसी पुलिस स्टेशन में सुनी जाएगी, अनलेस एंड अनटिल वहाँ के पुलिस स्टेशन आपको वहाँ पे आपको कोई मदद ना मिले, इसके बाद आप हायर लेवल पे जा सकते हैं, आप हायर लेवल पे कंप्लेन करने जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए आगे बढ़े बच्चों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया है। कुछ भी नहीं आया हो, फील फ्री टू क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल फॉर यू। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर हिज कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो उसी कंट्रोल का होता है और वहाँ के लिए वो जवाबदेही होते हैं। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी और फाइट। और वहाँ पे रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले सभी व्यक्ति अपनी केस को, कोई भी परेशानी हो, चोरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, उनको चोटें, इंजरी आ गई है, ये लड़ाइयाँ हो गई हैं, कुछ भी हो गया है, कोई भी अवस्था फैल गई है, वो उस पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं जिसके दायरे में वो रहते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, और ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी बच्चों, ऑफ पुलिस स्टेशन, ये उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए, इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे और टेक एक्शन मतलब ज़रूरी कदम उठाए उस केस के लिए अपने एरिया में। चलिए बच्चों, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए, नेक्स्ट एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे मल्टी कलर का, उसे देखिए। इसमें 4 सवाल हैं, मैं आपको समझाऊंगा और ये आपको खुद करने हैं, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे से पढ़ रहे हो कि नहीं। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा। सवाल समझते हैं। इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर कंप्लेन। अगर आपके घर पे चोरी हो गई है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गई है तो आप किस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, ज़रा पता लगाइए। आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए। वट वॉज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु। रघु और मोहन के बीच में क्या लड़ाई थी, ज़रा समझाइए आप लोग। वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विथ रघु। मोहन को चिंता किस बात की थी कि वो रघु से बात करने में क्यों वो चिंतित हो रहा था कि मैं रघु से बात करूं या नहीं, है ना, रघु से लड़ाई लूं या नहीं। ठीक। सम पीपल, 4th नंबर क्वेश्चन, सम पीपल सेड दैट मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर्स सेड ही शुड नॉट। व्हाट वाज द आर्गुमेंट दे गिव। अच्छा, जब ये बात हुई कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या नहीं, तो कुछ लोगों ने कुछ दलील दी कि जाना चाहिए, कुछ ने दी नहीं जाना चाहिए। तो क्या क्या बातें हुई थी वहाँ पे, ज़रा आप बताएं, है ना, क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे 4 क्वेश्चंस आपको अपने रफ या फेयर कॉपी में कर लेने हैं, इससे ये पता चलेगा कि आप सच में पढ़ रहे हो या नहीं। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। व्हेन दे रीच्ड द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, मोहन कहाँ गए, किससे मिलने गए। मोहन SHO साहब से मिलने गए। SHO का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो क्या होते हैं, पर्सन इंचार्ज, उस थाने के प्रभारी थे, वहाँ के इंचार्ज थे, वहाँ पे हेड थे। कौन, स्टेशन हाउस ऑफिसर, याद रखिएगा बच्चों। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, और मोहन ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव अ कंप्लेन इन राइटिंग। मोहन ने कहा कि सर मैं अपनी कंप्लेन लिखित में देना चाहता हूँ, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई हो और बात आई गई ना हो जाए, कि बात गायब ना हो जाए। लिखित बातें ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। द SHO रूडली ब्रश्ड हिम अवे। SHO ने उसे डांट के फटकार दिया बुरी तरीके से। हिम असाइड सेइंग दैट ही कुडंट बी बॉदर्ड टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन अ माइनर कंप्लेन एंड देन, ठीक है। तो SHO ने उसे डांट के फटकार दिया कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी छोटी कंप्लेंट्स के लिए को लिखे और उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसकी जांच करे, उसके पास इतना समय नहीं है, SHO ने बोला। ठीक है। मोहन ने अपनी उन्हें इंजरीज दिखाई कि SHO साहब देखिए ये मेरे हाथों में और ये सिर में लगा हुआ है। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। लेकिन SHO ने उस पर विश्वास नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मोहन बेचारा कंफ्यूज हो गया। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कंप्लेन लिखी क्यों नहीं जा रही है। इनका काम तो कंप्लेन लिखना है, ये मेरी कंप्लेन लिख क्यों नहीं रहे हैं। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस। वो गया और अपने सभी पड़ोसियों को बुला के ले आया ऑफिस में। They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली डट के ये आर्ग्यू किया पुलिस स्टेशन से, ये अपनी दलील रखी काफ़ी स्ट्रांग तरीके से, सभी नेबर्स ने मिलकर,
कि यार हम लोगों ने देखा है मोहन की पिटाई होते हुए, और अगर हम लोगों ने नहीं बचाया होता मोहन को तो उसकी चोटें और गहरी होती, और आप उसकी कंप्लेन लिख क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड एंड फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। उन लोगों ने इंसिस्ट किया, उन लोगों ने दबाव डाला कि आप केस रजिस्टर करिए, और फाइनली एसएचओ साहब को दबाव में आकर इतने सारे लोगों के केस लिखना पड़ा। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन। उसने मोहन से कहा कि आप अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज, ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। और ये आश्वासन दिया और ये बोला सभी लोगों से कि वो अगले दिन एक कांस्टेबल को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? एक कांस्टेबल को भेजेंगे। किस चीज़ के लिए? इस मामले की जांच करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये था पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का पहला पार्ट था पुलिस स्टेशन वाला। नेक्स्ट चलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। आपने देखा, यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्गिंग हीटेडली व्हेन द कॉमन बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैड बीन शिफ्टेड। जब मेड़ खिसका ली गई थी, रघु ने मेड़ खिसका दी थी मोहन की तरफ, तो कितने आर्ग्यूमेंट हुआ था और क्या क्या हुआ ये आपने देखा। क्या हमेशा ऐसी लड़ाई होना ज़रूरी है? इजंट देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड द डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर? क्या कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं है? यदि कोई ऐसी बदमाशी करता है, कोई किसी के हक की ज़मीन छीनता है, तो क्या हमेशा उस इंसान को अगले इंसान से लड़ना पड़ेगा? क्या हो कि अगर जिस इंसान के साथ ज़्यादती हुई है, जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, वो कमज़ोर हो, वो वयस्क हो, वो बूढ़ा हो, या वो कोई एक सिंगल लेडी हो, वो एक उसका 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 हस्बैंड ना हो उसके साथ, या वो कोई बच्चा हो और सामने वाला जिसने उसके साथ गलत किया है वो एक बहुत बड़ा हो, क्या हमेशा लड़ाई करके ही हमें अपना हक मिलेगा? क्या हमारा स्वतंत्रता, हमारी रिपब्लिक ऐसा कहती है? नहीं बच्चों, जी हाँ, बिल्कुल एक तरीका है कि हम इस मैटर को पीसफुल तरीके से सुलझा सकते थे। मोहन और रघु को लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, मोहन को चोट आने से बच जाती। कैसे? है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मोहन को चोट आने से बच जाती। और कैसे? हमारे गांव में इतने खेत होते हैं, कोई किसी के साथ अगर गलत कर रहा है तो क्या लड़ाई होना ज़रूरी है? ऐसा होने में तो पुलिस के पास कितने सारे केसेस जाएंगे, तो क्या पुलिस काम कर पाएगी? बाकी काम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए एक सिंपल, ईजी और शांतिपूर्ण, मतलब पीसफुल तरीका बनाया गया है। वो क्या है? आइए देखते हैं। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स द लैंड इन विलेज? लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। Measuring land and keeping land record is the main work of Patwari. The Patwari is known by different names in the different states. In some villages, such officers are called Lekpal, in other Kanungo or Karamchari or village officer, etc. We will refer to the officer as Patwari. Each Patwari is responsible for a group of villages. The Patwari maintains and updates the record of the village. तो बच्चों, हमारे गांव में एक एक ज़मीन का रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, पता है आपको? और किसकी ज़मीन कहाँ है, किसकी ज़मीन कौन सी है, कौन इसका भूमालिक है, उसके पिता का नाम क्या है ना? ये सब कुछ रिकॉर्ड हमारे सरकार के पास होता है। और सरकार ने एक अपना नुमाइंदा, एक अपना ऑफिसर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, जिसका नाम है पटवारी। पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बोला जाता है। कहीं उसको लेखपाल बोलते हैं, कहीं कानूंगो बोलते हैं, कहीं कर्मचारी बोलते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई पटवारी बोलते हैं, हम पटवारी बोलते हैं अभी, ठीक है? चलो, तो पटवारी का काम है कि उस ज़मीन को नापे और ज़मीन का रिकॉर्ड रखे, लैंड रिकॉर्ड रखे, ठीक है? और उसके पास नक्शा भी होता है, ठीक है? और इस केस में अगर पटवारी को बुलाया जाता, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अगर पटवारी की मदद ली जाती या पटवारी से नक्शा ले लिया जाता, तो बहुत आसानी से दिख जाता कि मोहन की ज़मीन इतनी है और रघु की इतनी है, दोनों का नाप हो जाता और वहाँ पे डिस्प्यूट सेटल हो जाता। कोई लड़ने की आवश्यकता थी कि नहीं? नहीं थी, ठीक है? चलिए, द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स, अगले पैराग्राफ में उंगली रखिए। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। आप बच्चों पन्ने पलटाएंगे, अपने अपने एक पेज पलटाइए, पीछे एक मैप दिखेगा और एक खसरा दिखेगा। चलिए उसे देखते हैं। इस पेज में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खसरा लिखा हुआ है और उसके नीचे एक नक्शा बना हुआ है। आइए डिटेल में समझते हैं इसे, बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर खसरे में देखिए आप, ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर, एरिया इन हेक्टेयर, नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड नेम, एड्रेस और भी कई चीज़ें। चलिए मैं समझाता हूँ। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है 0.75 हेक्टेयर, मोहन की, सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुरा, ओनर।
तो नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि मोहन के पास 0.75 हेक्टेयर ज़मीन थी। कितनी थी? 0.75 हेक्टेयर ज़मीन थी। अगले में सामने नो लिखा हुआ है। क्या है हेडिंग? इफ़ इट इज़ रेंटेड टू सम अदर फार्मर, क्या ये किसी और को उसने किराए पे दे रखी है? तो किसको दे रखी है? उसका नाम और कितने किराए पे दे रखी है? तो उसने किराए पे नहीं दे रखी। अगर दे रखी होती तो लिखना पड़ता है यहाँ पे कि हाँ ये किराए पे दे रखी है, इस इंसान को दे रखी है और इतने किराए पे दे रखी है। आगे चलते हैं। एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, इस साल क्या फसल होगी उसमें? तो देखिए क्रॉप ग्रोन में इस बार मोहन ने सोयाबीन उगाई है भाई साहब। और एरिया कितने एरिया में सोयाबीन उगाई है? उसने पूरे के पूरे 0.75 हेक्टेयर में अपने ये सोयाबीन उगाई है। इसके बाद सेकंड क्रॉप उसके बाद ज़मीन ही नहीं बची, उसने और कुछ नहीं उगाया। सेकंड पॉइंट देखिए 3.00 हेक्टेयर, ये किसकी है? ये है रघु की। 3 हेक्टेयर ज़मीन, मोहन से 4 गुना ज़मीन किसकी है? रघु की है। रघु के फादर का नाम रतनलाल, इनका भी गांव क्या है? अमरपुरा, और ये भूमस्वामी हैं इस 3 हेक्टेयर ज़मीन के। क्या ये रेंट पे दी गई है? नहीं। इन्होंने क्या क्या उगाया? इन्होंने सोयाबीन उगाया, गेहूँ उगाया, वीट और इरीगेटेड, और यहाँ पे इरीगेशन भी है, ठीक है, वीट इरीगेटेड। 2.75 हेक्टेयर में इन्होंने क्या उगाया? प्राइमरी क्रॉप क्या थी? सोयाबीन। 1.75 हेक्टेयर में इन्होंने उगाया गेहूं और 0.25 हेक्टेयर इन्होंने खाली छोड़ दी। फैसिलिटीज़, लास्ट पॉइंट है फैसिलिटीज़। इनके इसमें खेत में एक वेल है। कितना है? एक है, चालू है। एक कुआं है और वो चालू है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट बहुत अच्छा, 6.00 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर की ज़मीन है, ठीक है। किसकी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रास लैंड। ये किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है। ग्रास लैंड है मतलब चारने के लिए है। ये किसके लिए है? चरने के लिए है, चारागाह है ये, है ना। वहाँ पे कोई खेती नहीं होती। किसी को रेंट पे दिया है? नहीं। कोई फसल नहीं, सब कुछ खाली है। और फैसिलिटीज़ में लिखा हुआ है एक कुआं है वो चालू है, और ग्रेजिंग, यहाँ पे घास वगैरह हैं, ग्रेज चरने के लिए। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ? ये एक टेबुलर फॉर्म में खसरा हुआ। इसे बेटा क्या बोलते हैं? खसरा। खसरा अकेले मैटर नहीं करता, क्योंकि इसके साथ एक और चीज़ चाहिए पड़ती है, वो है नक्शा जो इसके नीचे बना हुआ है। देखिए बेटा, जो ये नक्शा बना हुआ है, आप जस्ट खसरे के नीचे देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो नक्शा है, एक सेकेंड बेटा, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन क्या है? नक्शा है, ठीक। तो ये जो नक्शा है, इसमें सबसे पहले देखिए राइट साइड में ये क्या बना हुआ है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ये उत्तर की दिशा दिखा रहा है। ये हमेशा कोई भी दुनिया का आप नक्शा बनाइए, उसमें आपको दिशा बतानी पड़ेगी। आपने उत्तर बता दिया, इसके बाद हम साउथ निकाल लेंगे, ईस्ट निकाल लेंगे, वेस्ट निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। एक आपको बताना पड़ता ही है। आप दुनिया का कोई भी नक्शा बनाइए, ठीक है। गांव कौन सा है? अमरपुरा। पटवारी रिकॉर्ड गांव अमरपुरा है, और पटवारी रिकॉर्ड नंबर 16 है, ठीक है। चलो अब नंबर 1 नंबर ज़मीन किसकी है? 1 नंबर ये है, किसकी है? मोहन की है ना। चलो 2 नंबर ज़मीन किसकी है? 2 नंबर रघु की है, ठीक है। 3 नंबर ज़मीन किसकी है? 3 नंबर मध्य प्रदेश सरकार की है। ओके, चलिए सवालों को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन सवालों के जरिए हम समझेंगे इस नक्शे को, ठीक। ओके, हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड? मोहन की ज़मीन के दक्षिण में, साउथ में किसकी ज़मीन है? ये मोहन की है। नॉर्थ ऊपर है, मतलब साउथ नीचे होगा। साउथ नीचे है तो मोहन के जस्ट साउथ में ज़मीन किसकी है? 2 नंबर रघु की है। तो पहले का जवाब क्या हुआ? आपको मालूम है, ठीक। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघु लैंड। रघु और मोहन की ज़मीन के बीच में जो कॉमन बाउंड्री थी, जहाँ पे विवाद था, उसे चिन्हित करिए। तो आप इस तरीके से अपने बुक में चिन्हित कर सकते हैं, अपने कॉपी में चिन्हित कर सकते हैं। हु कैन यूज़ फील्ड नंबर 3? फील्ड नंबर 3 कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये शासन की ज़मीन है, कोई प्राइवेट इस्तेमाल कर सकता है क्या? नहीं। और इसके बारे में पता लगाइए शासन की ज़मीन में कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं। और लास्ट सवाल, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3? फील्ड नंबर 2 और 3 के बारे में क्या क्या जानकारी मिल सकती हैं? तो बच्चों बहुत सारी जानकारी है। पहला क्या, ये कुआं, ऊपर लिखा हुआ था ना 1 कुआं वेल वर्किंग, ये लिखा हुआ था कुआं, और ये कुआं बना हुआ है, दिख गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ये है ग्रास लैंड, देखो ये लिखा हुआ है ग्रास लैंड, है ना। ये ट्री
ये लिखा हुआ है ट्री, और ये वेल, ये लिखा हुआ है वेल, लिखा हुआ है ना, वेरी गुड। और मतलब फील्ड नंबर 2 में एक कुआं है, मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन में पेड़ भी है, ग्रास लैंड भी है और कुआं भी है। अच्छा, और देखते हैं, ये लाइन है बाउंड्री की, ये खेतों की बाउंड्री है, ये लाइन कुएं की है, कुआं और कहाँ है, 8 नंबर की फील्ड में भी कुआं है। कच्चा रोड, कच्चा सड़क, कच्ची रोड कहाँ है, ये है कच्ची रोड सिंगल डॉट वाली, दिख रहा है बच्चों, ये कच्ची रोड गई है आपकी, ये कच्ची रोड गई है, ठीक है। पक्का रोड डबल डबल लाइन वाली, ये यहाँ से पक्की रोड गई है, ठीक है, ये पक्की रोड गई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 7 नंबर में भी एक ट्री है, 6 नंबर में ग्रास लैंड है और एक ट्री है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कैसे नक्शे और खसरे को पढ़ा जाता है, ठीक है बच्चों। वापस आते हैं उस पेज में जहाँ से हमने छोड़ा था। पढ़ते हैं। द पटवारी usually has ways of measuring agricultural field. In some places, a long chain is used. In above instance, Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field had been changed. तो पटवारी के पास तरीका होता है ज़मीन नापने का। कई जगह वो चेन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह फीते वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे यदि पटवारी आ जाता और उसने नाप लिया होता, उससे बुला लिया जाता और नपाई कर ली जाती ज़मीन की, और मैप में चेक कर लिया था भाई किसकी ज़मीन कितनी है, तो ये मामला ही नहीं उठता है। ये बहुत बाउंड्री वाला मामला जितना बिगड़ गया मोहन रघु के बीच में नहीं होता ऐसा। खैर, नीचे कुछ सवाल हैं, वो आपके लिए हैं, आप बताएंगे। सवाल का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ आपको। हाँ बच्चों, तो पता लगाते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। फाइंड आउट द टर्म्स यूज्ड फॉर पटवारी इन योर स्टेट। आपके राज्य में पटवारी को क्या कहते हैं। इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया, फाइंड आउट। अगर आप किसी गांव के एरिया में रहते हैं तो पता लगाइए। हाउ मेनी विलेजेस डज द पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड ऑफ। आपके एरिया का पटवारी कितने गांव संभालता है, पता लगाइए। हाउ डू पीपल इन विलेज कॉन्टैक्ट हिम हर। और उस पटवारी से कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है जो आपके गाँव के पटवारी हैं, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. पटवारी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के किसानों से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको फैसिलिटेट करे एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट, और सरकार को ये जानकारी पहुँचाए कि किस एरिया में कौन सी फसल उगाई गई है ना। जैसे हमने देखा था खसरा में हर साल का लिखा हुआ था, इस साल कौन सी फसल उगाई उन्होंने। चलिए, एंड दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट। और ये पटवारी के पास जो रिकॉर्ड होते हैं उसके ज़रिए किया जाता है, रिकॉर्ड में लिखा जाता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। और ये पटवारी का काम होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये काम, कि पटवारी इन रिकॉर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करते रहे। क्योंकि हम हर साल ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही फसल लगाएंगे, हर साल ज़रूरी थोड़ी है कि वही जो भूमि स्वामी था, हो सकता है वही रहे या ना रहे, उसने अपनी ज़मीन किसी को दे दी है, बच्चों में बांट दी है, विक्रय कर दी है, या और ज़मीन खरीद ली है, उसने कुएं खोद दिए हैं, या आजकल बोरिंग होती है वो सब हो गई है। तो ये सब चीज़ें पटवारी को अपडेट करते रहनी पड़ती हैं, ठीक है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन द फील्ड और सम में डिग अ वेल समवेयर, करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज बेटा, दिस वन। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन सभी चीज़ों को जो भी अपडेट हो रहा है, खसरा नक्शा, इसको फाइनली अपडेट करने का काम किसका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अक्सर ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, किसके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और पटवारी के ऊपर भी लोग होते हैं जो कि उसके वर्क को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। हम सभी को मालूम है कि हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं और सभी के अंदर डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, यस। और ज़मीनी मसलों को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को और बांट दिया जाता है, सब डिविजन्स बना दिए जाते हैं, इनको कहते हैं तहसील या तालुका, ठीक है। जैसे जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनको मैं समझाऊँ, आप लोग मैहर जिले के हैं अंदर हो और तहसील आपका अमरपाटन है ना, तो तहसील बाय तहसील बांट दिया जाता है लैंड एरियाज़ को। एंड एट द हेड इज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जिले में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठा है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है। और एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स नोन एज तहसीलदार। और जो
तहसील लेवल पे बैठते हैं उसे कहते हैं तहसीलदार, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तहसीलदार क्या होता है, एक रेवेन्यू ऑफिसर, अंडरलाइन कर लीजिए, तहसीलदार इज अ रेवेन्यू ऑफिसर। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, और वो डिस्प्यूट को सुनते हैं, ज़मीन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुनते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज, और वो पटवारी को सुपरवाइज भी करते हैं। उनका ये फ़र्ज़ होता है, उनका ये काम होता है कि वह इंश्योर करें कि लैंड के रिकॉर्ड्स सही से पटवारी रख रहे हैं कि नहीं, और रेवेन्यू सही से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। दे मेक श्योर द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द लैंड, और ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि किसान अपनी ज़मीन की कागज़ बहुत आसानी से पा सके, है ना। और भी कई चीज़ें जो डॉक्यूमेंट होती है जो चाहिए होती हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जो भी तहसीलदार के अंदर आता है वो आसानी से लोगों तक मुहैया कराया जा सके। द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर द लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। और बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं अक्सर उनकी सुनवाई तहसीलदार कार्यालय में होती है, तहसीलदार के ऑफिस में होती है, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों। अब चलिए इस बॉक्स को पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट, farmers often require a copy of their land record with the map as shown in the previous illustration. They have a right to this information. They may have to pay a small fee for this. किसानों को अक्सर अपने ज़मीन के नक्शे और खसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है, ठीक है। और इसके लिए वो स्वतंत्र हैं और उनका ये अधिकार है कि उनको उनकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। हालांकि नक्शा खसरा निकलवाने में कुछ अगर फीस लगती हो तो वह देनी पड़ेगी उन्हें। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face some problem in to get it. कई बार अक्सर ये होता है कि किसानों को ये सारी सुविधाएं, ये सारी जानकारियां आसानी से नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आजकल सरकार ने ड्रोन के माध्यम से बच्चों क्या किया है, सारे ज़मीन के नक्शों को ऑनलाइन डाल दिया है, कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। अब इन नक्शों को सरकार ने पंचायत ऑफिस तक पहुंचा दिया है। तो किसान अगर मेन तहसीलदार ऑफिस या यहाँ तक तहसील तक नहीं आ पाता तो अपने गांव के पंचायत ऑफिस, जो कि हर गांव में एक होता है, एक पंचायत के अंदर होता है, पंचायत ऑफिस से अपना नक्शा वगैरह निकलवा सकता है। ये भी आपको मुहैया कराया गया है किसान के लिए, ठीक है। अब आपके लिए बच्चों एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप ऐसे 10 पॉइंट लिखिए जब आपको लगता है कि किसान को नक्शे की और अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सोचिए, या तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, है ना। ऐसे 10 पॉइंट जब किसान को अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है ज़मीन की। जैसे एक तो था अभी ये वाला केस, मोहन और रघु वाला, कि सामने वाले ने ज़मीन किसका ली, कोई भी लैंड डिस्प्यूट है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है ना। ऐसे 10 पॉइंट सोचिए, छोटे मोटे सोच के देखिए कितना होता है और मुझे कमेंट बताइएगा। अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? एक छोटी सी पोएम है, बहुत डीप मीनिंग है, और ये हमारा 3rd सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर होगा। क्या है एक पोएम? अ डॉटर्स विश। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। पिताजी को ये घर उनके पिताजी से मिला, मतलब बाबा से मिला। एंड एवरीवन सेज ही लीव इट टू ब्रदर। और सब लोग ये कहते हैं कि पिताजी ये घर मेरे भाई को दे जाएंगे। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर? मेरा और मेरी माँ का क्या होगा फिर? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज़ नॉट वुमेनली, आई एम टोल्ड। मुझे ये बताया जाता है कि ये औरत धर्म नहीं है, कि ये औरतों को शोभा नहीं देता कि वो अपने पिता की संपत्ति में अपना हक मांगने का सोचे, कि उम्मीद भी करें। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। लेकिन मुझे बहुत लगता है अंदर से कि मुझे अपनी खुद की जगह कुछ मिले। मुझे सिल्क और सोने के, मुझे मखमल और मलमल और अच्छे महंगे महंगे चीज़ें और सोने के उपकरण ये सब नहीं चाहिए दहेज में। मुझे अपने पिता के संपत्ति में एक अपना हिस्सा चाहिए। ऐसा सोचती है बिटिया। क्यों ऐसा सोच रही है? देखिए ज़रा इस फोटो में कुछ ऑब्जर्व करिए। एक खेत है, 2 लड़के हैं, 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, संभवतः पिता और उसका पुत्र और माँ और उसकी बेटी, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं, माँ दोनों पेरेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं। उसके पीछे एक घर बना हुआ है, ये किसी एक खेत में सिचुएटेड है। बच्ची बोल रही है आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी। मुझे दहेज मत दीजिए, मुझे मेरी खुद की प्लेस दीजिए एक। क्यों ऐसा बोल रही है? बच्चों हमारे देश में हमेशा से ही वुमेन को वो फाइनेंशियल राइट्स नहीं मिले, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं रही, और इसके कारण उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। एक इंसान जिसके पास अपना खुद का कुछ हो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो समाज में एक आर्थिक तौर पे अपने आप को मजबूत कर सकता है, और आर्थिक मजबूती बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो हम कुछ इसमें डीप पॉइंट देखेंगे कि हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आइए, ये लास्ट पेज है आपके चैप्टर का।
इसमें देखिए अ न्यू लॉ, टॉपिक का नाम है अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्या है इस एक्ट में? ऑफन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन। जब भी हम किसान के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, हमारे दिमाग में क्या फोटो आती है कि वो कोई ना कोई आदमी होगा, है ना, वुमेन, कोई औरत होगी, ये नहीं सोचते हम लोग। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। और हम औरतों का कैसे सोचते हैं? औरतें वो हैं जो खेत में काम करती हैं, जो मदद करती हैं, है ना, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो वुमेन वो होंगी जो खेतों में भूमाली भूस्वामी होंगे, ऐसा नहीं सोचते हम लोग। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आज तक टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इज फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। क्योंकि आज तक कई राज्यों में, कई कल्चर्स में हिंदू वुमेन को उनके पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहता था। शादी हो गई, दैट्स इट, डन। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द सन्स। और पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति पुत्र या जितने भी पुत्र होंगे उनमें इक्वली बांट दी जाती थी। एक है तो उसको ट्रांसफर कर दी जाती थी। उसमें बिटिया का कोई हक नहीं था। ऐसा भी हो कि 6 बहन हो 1 भाई हो, तब भी सारा कुछ भाई को मिल जाता था, बहनों को कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। अभी रिसेंटली लॉ चेंज हुआ है, कानून चेंज हुआ है। पहले एक्ट आता है फिर वो लॉ बन जाता है ना। एक्ट अगर पास हो गया पार्लियामेंट में तो वो लॉ बन जाता है, इतना सा ध्यान में रखिएगा दिमाग में। तो लॉ चेंज हो गया है। क्या? इन द न्यू लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर, नए कानून के हिसाब से बेटा, बेटी और उसकी माँ तीनों इक्वल शेयर के हकदार हैं। पैतृक संपत्ति में 3 हिस्से होंगे, किसके? बेटा, बेटी और माँ को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और ये लॉ हमारे पूरे देश के कोने कोने तक एप्लीकेबल है, सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स। ऐसा कानून आने से बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल सुधा, एग्जाम्पल के तौर पे सुधा क्या है? एक सबसे बड़ी बिटिया है, एक एग्रीकल्चर परिवार है, एक खेती का परिवार है, खेती वाला, उसमें सबसे बड़ी बिटिया है सुधा। उसकी शादी हो जाती है और वो पड़ोसी गांव में चली जाती है। ठीक है, और उसके पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर अपने माँ की मदद करने खेत में आया करती थी। ठीक है, पटवारी से सुधा की माँ ने क्या किया? ये बोला कि ज़मीन का कुछ हिस्सा मेरी बिटिया को दे दिया जाए और ट्रांसफ़र करवा दिया। ठीक है, सुधा के नाम करवा दिया गया। ठीक है, और बाकी जितने बच्चे थे सबके नाम डलवा दिए गए उसमें। ऐसा किसने किया? सुधा की माँ ने किया। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेस, और सुधा की माँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ, है ना, क्या करती है? कॉन्फिडेंस के साथ फार्मिंग ऑर्गेनाइज करती है, अपने सभी बच्चों को बुलाती है और फार्मिंग करवाती है। और इस तरीके से सुधा को भी आश्वासन मिल गया है कि कभी अगर सुधा को ज़रूरत पड़ी तो अपने हिस्से की ज़मीन का वो इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, माँ ने जब ज़मीनें बांट दी तो उसमें उपज होने वाली चीज़ अब उन बच्चों की हो गई और वो बच्चे सिक्योर हो गए, उससे आने वाली आमदनी उन बच्चों की हो गई, है ना। कितना अच्छा फैसला लिया गया सरकार के द्वारा और यहाँ पे इस माँ के द्वारा कि बिटिया की अगर शादी भी हो जाए तब भी उसका हक पैतृक संपत्ति से नहीं हटता। ठीक है, ये एक लड़की को, एक फीमेल को समाज में एक इज्जत, एक ओहदा दिलाने के लिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। अदरवाइज़ हमेशा वुमेन को एक सेकंड क्लास सिटीजन देखा जाता था और उनके साथ भेदभाव और अन्याय होते थे। आज तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और हमारी वुमेन अगर स्ट्रांग हो जाएंगी तो हमारा समाज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे, बेटा ये छोटा सा एक सेक्शन है, हम इसको देखेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर हैज़ लुक एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि सरकार के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में देखा। ठीक है, कैसे गांव को चलाया जाता है, कुछ चीज़ें हमने देखी। जैसे क्या देखा? हमने पटवारी का काम देखा, हमने पुलिस का काम देखा, है ना, हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखा और चीज़ें। फर्स्ट हमने नक्शा देखा, हमने खसरा देखा। ठीक है, चलिए गांव के प्रशासन को चलाने के लिए द फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। पहला हमने एग्जांपल देखा था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, दूसरा था कि लैंड रिकॉर्ड का। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ पुलिस। पहले केस में हमने पुलिस का रोल देखा, सेकंड केस में हमने पटवारी का रोल देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट, और उसके ऊपर पुलिस के
ऊपर भी लोग होते हैं और पटवारी के ऊपर भी लोग होते हैं. वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दे फेस. हमने ये भी देखा कैसे लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरकार ने उन्हें दी हैं, है ना. सरकार ने उन्हें लैंड रिकॉर्ड के लिए पटवारी दिया है, सरकार ने उन्हें डिस्प्यूट के लिए पुलिस दिया. हमने देखा कैसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. हमारे यहाँ और भी सुविधाएं सरकार देती है, सरकार कोर्ट देती है ना, बहुत सारी चीज़ें देती है. These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them. और ये सारी जो सुविधाएं सरकार दे रही है हम उनका पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं. यदि उठाने में कोई हमारी बाधा क्रिएट कर रहा है तो हमारे पास लॉज हैं, कानून है, कानून में लिखा गया है. और यदि कोई कानून तोड़ता है तो हम अपनी बात को बुलंद करके आगे बता सकते हैं, आगे पहुंचा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं. यू प्रोबेबली हैव सीन अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के वेरियस बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो आपके गाँव में काम करते हैं. ज़रा देखिए, सोचिए आपके गाँव में कौन कौन से सरकारी विभाग हैं. सिंचाई विभाग हो सकता है, और भी कई सारे हैं. सोचिए और लिखिए, है ना. इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो बच्चों एक ऑर्डर बना हुआ है. कैसा ऑर्डर बना हुआ है कि ज़िले में एसपी है, पुलिस का हेड एसपी होता है, उसके नीचे यहाँ पर पुलिस बाकी काम करती है. तहसील में एसएचओ हेड है हमारे यहाँ, है ना. और काफ़ी चीज़ें. आशा करता हूँ बच्चों आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा इस चैप्टर में, और आप मेरी दी हुई एक्सरसाइजेस करेंगे. एंड इसके अलावा आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कोई भी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए आपको क्या समझना है, किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या मेरा समझाया हुआ क्या नहीं समझ में आया या कुछ कमी रह गई, तो आप बिल्कुल फील फ्री टू टेल मी. आप बहुत ही ओपनली बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ. एंड कीप स्टडिंग. अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखिए. जैसे मैंने आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत सिखाया कि आप फ़ोटो देख के सीखें, तो अपना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करिए. एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर. गुड बाय. Thank you for joining Gurukul E-classes. We'll meet soon. Bye bye. Take care, बेटा. जय हिंद, जय भारत.